तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विज़न पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ITI ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर का सेकंड पार्ट है। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज है। ये 26 से लेकर 50 तक रहने वाली है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ITI की दृष्टि से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये CBT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन कहता है मोटर में अधिक भार ले जाए। बी ऑप्शन पावर फैक्टर में सुधार होता है। ऑप्शन सी मोटर में होने वाले नुकसान को कम करें। ऑप्शन डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जो सिंक्रोनस मोटर है ना, उसको चलाने के लिए एक्साइटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आंसर? राइट ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर को सिंक्रोनस स्पीड के चलाने के लिए ना एक्साइटर, जिस उत्तेजक बोलते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। अब ये एक्साइटर क्या होता है? तो एक्साइटर स्टूडेंट्स आप जानते हो, ये डीसी शंट जनरेटर होता है। डीसी शंट जनरेटर, जी हाँ, डीसी शंट जनरेटर। और डी शंट जनरेटर ये क्या है? डीसी सप्लाई प्रदान करता है किसको? रोटर को, जिसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्साइटेशन कहते हैं। इससे क्या है, आपकी सिंक्रोनस मोटर है ना, फुल्ली सिंक्रोनाइज स्पीड पर चलने लग जाती है ये डीसी सप्लाई देने पर। और ये डीसी सप्लाई ना बहुत ही जो डीसी सप्लाई के जो वोल्टेज होते हैं, बहुत ही लो वोल्टेज के अनुसार बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे ही सिंक्रोनस मोटर अपनी सिंक्रोनाइज स्पीड पर आ जाती है, फिर इस डीसी सप्लाई को आप पृथक कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनाइजिंग स्पीड बोलते हैं इसको, उस पर चलने लग जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कहता है? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है लिफ्ट में। ऑप्शन बी कागज रोलिंग मिलों में। ऑप्शन सी AC से DC कन्वर्टर में। ऑप्शन डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? वो पावर फैक्टर को क्या करता है? सुधारता है। जी हाँ, पावर फैक्टर सुधारता है। लैगिंग है, लीडिंग है या यूनिटी है, ये डिवाइस की पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर। ध्यान रखना, ट्रांसमिशन, जो पुराने ज़माने में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सब स्टेशन के लिए ना जो पावर फैक्टर वहाँ पर सुधारा जाता था पावर सब स्टेशन का, तो वहाँ पे हम कैपेसिटर बैंक भी लगाते थे। क्या? कैपेसिटर बैंक लगाते थे। और ये कैपेसिटर बैंक क्या है? ये बहुत सारे कैपेसिटरों का श्रेणी और पैरेलल क्रम का संयोजन होता है। वहाँ पे क्या करते थे हम? पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देते, सुधारते थे। जी हाँ, परंतु किस चीज़ में? जब सब स्टेशन की बात होती है तो। किसकी स्टूडेंट्स? सब स्टेशन की। लेकिन जब इंडस्ट्रियल में बात होती है, इंडस्ट्री में जो मोटर होती हैं, वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर किसका प्रयोग कर लेते हैं? पावर फैक्टर सुधारने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है VDR, बी ऑप्शन है NTC, ऑप्शन सी PTC, ऑप्शन डी LDR। जी स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा इसका? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए LDR का प्रयोग किया जाता है। अब ये LDR होता है क्या है? तो LDR क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। अब सही VDR क्या होता है? VDR क्या होता है? VDR होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। NTC क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और PTC क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए कहता है 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट। ऑप्शन बी 0.4 से 0.5 वोल्ट। पॉइंट सी, ऑप्शन नंबर सी 0.6 से 0.7 वोल्ट। ऑप्शन डी 0.8 से 0.9 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन नंबर
सी, जी हाँ, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जो संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन है ना, उसकी न्यूनतम वोल्टेज कितने दिए जाने चाहिए, 0.6 से 0.7 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है ट्रांजिस्टर होता क्या है और ये कितने टाइप होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के टाइप्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स होते हैं। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। ठीक है ना, पीएनपी की जो संरचना होती है कैसी होती है, ऐसी होती है, एन बीच में होता है और पी यहाँ होता है। और एनपीएन की एन पी और एन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर, इसको बेस और इसको कलेक्टर। ऐसे ये होता है, इसको एमीटर, इसको बेस और इसको कलेक्टर। जी हाँ, ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन ए, दशमलव को 4 से भाग दें, दशमलव को 4 से गुणा करें, ऑप्शन सी, दशमलव को 2 से विभाजित करें, ऑप्शन डी, दशमलव को 2 से गुणा करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आपने सुना होगा डेसिमल, जो लासापा बोलते हैं उसको, लासापा एलसीएम, तो क्या लासा लिया जाता है, लासा। ठीक है, एचसीएफ, तो क्या है, दशमलव को 2 से विभाजित किया जाता है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बाइनरी नंबर प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को बताती है। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को बताती है। ऑप्शन ए और गेट, ऑप्शन बी एंड गेट, ऑप्शन सी नॉट गेट, ऑप्शन डी नॉर गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तालिका से पूछ रहा है, ये तालिका कौन से गेट को बता रही है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले थोड़े गेट के बारे में पढ़ना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे जो मूलभूत गेट होते हैं कौन कौन से होते हैं, 5 गेट होते हैं। कौन से, 5 गेट। इसमें से क्या 3 गेट तो बेसिक गेट होते हैं और 2 गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 गेट होते हैं बेसिक गेट और 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट। 3 बेसिक गेट कौन से होते हैं, और गेट, एंड गेट और कौन सा, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब 2 कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं नॉर और नैंड। ठीक है, इन तीनों गेट को बोलते हैं बेसिक गेट। क्या बोलते हैं, बेसिक गेट। और इन दोनों गेट क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, ऑप्शन डी। अब से देखो इस ऑप्शन में क्या है, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट, दोनों प्रकार के गेट दिए गए हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब हमको अब तालिका देखनी है, ये तालिका कौन से गेट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं तालिका के लिए ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको रेज कर देता हूँ कि मैं रुकना। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो और गेट की हमें क्या पहले, और गेट का हमें पहले सिंबल पढ़ना होगा स्टूडेंट। और गेट का सिंबल क्या होता है, ठीक है, और एंड गेट का सिंबल क्या होता है, उससे आपको पता पड़ जाएगा ये तालिका कौन से गेट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और गेट है, तो मैं और गेट बना देता हूँ स्टूडेंट्स, और गेट। ठीक है, तो देखिए आप, ये आउटपुट होता है बाई, और ये क्या होते हैं, ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एंड गेट की सिंबल क्या होता है, एंड गेट का सिंबल ये होता है स्टूडेंट्स, ये बाई होता है और ये ए इनपुट बी इनपुट, मतलब 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा और गेट में क्या होता है, और गेट का मतलब होता है सम, और एंड गेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब मैं और गेट की पहले टेबल बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो एंड गेट एक टेबल ये बनी हुई है, ऐसे हम ये 2 टेबल बनाएंगे, ए बी और बाई इजक्वल टू ए बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं मान लो पहले 0, ए को क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, ए को दूंगा पहले मैं 0 और बी को भी 0। अब ए प्लस बी 0 0 कितना हो गया, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ए को 0 दूंगा और बी को भी 0 दूंगा, तो क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि जोड़ता है और गेट मैंने बताया था, ये देखो सिंबल दिख रहा है आपको। अच्छा अब ए को क्या दूंगा 1 और बी को 0, तो इसको जोड़ देंगे क्या बनेगा 1। ठीक है, अच्छा अब क्या दूंगा मैं, अब दूंगा मैं आपका 0 और 1, इनको जोड़ेंगे क्या बनेगा 1। ठीक है भैया, अच्छा अब क्या देंगे स्टार्टिंग में 1 और 1, अब क्या मिल के आएगा, एक और एक कितना होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, ये तो जुड़ रहा है, तो मतलब ये टेबल तो है नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट की टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका बाई और ये
बी और ये ए। ठीक है, अब देंगे 0 और 0। अच्छा, एंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। किसका स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन का। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं ए को 0 दूंगा यहाँ पे और बी को भी 0 दूंगा तो इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है भैया। ठीक है, अब ए को दूंगा मैं 0 और बी को क्या दूंगा? 1। ठीक है ना, ऑन कंडीशन दूंगा बी को 1 में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है भैया, अब मैं क्या दूंगा? ए को 1 और बी को 0, इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या दूंगा मैं? ए को 1 और बी को भी 1, मतलब दोनों की ए और बी को मैं ऑन स्थिति में 1 दे रहा हूँ। तो एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आता है? 1। अब क्या जो आपको टेबल क्वेश्चन में मैच खा रही है? तो देख लो स्टूडेंट्स, ये कौन सा गेट था? ये एंड गेट, और यही टेबल बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन है इसके परमाणु की परमाणु संबंध रचना, परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, सामग्री के परमाणु के परमाणु भार, सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन है या इसमें क्या अस्तित्व है। ये कौन डिफाइन करता है? किसी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर के रूप में जो सामग्री तय की जाती है, तो उसके लिए पहले क्या करना? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है जो SCR होता है, SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले ये बताइए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर SCR को चालन में लैच कर दिया जाए और DC में गेट करंट को हटा दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है DC में जो गेट करंट है ना, ये पल्स दी जाती है SCR में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? SCR कट ऑफ हो जाएगा, SCR ऑफ के माध्यम से धारा लेगा। ऑप्शन सी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। ऑप्शन डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देगा। मतलब जो ऑपरेशन होगा गेट कंट्रोल, क्या है? गेट जो आउटपुट दे रहा है DC दे रहा है ना, डी गेट करंट, जिस क्या DC देता है SCR में, तो गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। ध्यान रखना, ये गेट शब्द है ना, ये पल्स का काम करता है। ये गेट को पल्स वोल्टेज देता है ताकि SCR डिवाइस है ना ऑन स्थिति में आ जाए। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, X द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? यहाँ पे जो X चिन्हित है स्टूडेंट्स, इसका डिवाइस का नाम पूछता है। ऑप्शन ए, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, मुख्य संपर्क, सहायक संपर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सहायक संपर्क। ये हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और IIT एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, ये CBT एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ये आपको एक एसेसरी दे रखी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इसका नाम पूछ रहे हैं, इसका नाम क्या है? तार फेरुल, तार आस्तीन, नायलॉन केबल बंद या केबल बांधने की पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केबल बांधने की पट्टी। इसके साइज से भी दिख रहा होगा आपको, ये केबल बांधने की पट्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, एक AC रेजिस्टेंस और प्रेरक भार, मतलब AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? जी हाँ, ये कोड की आपका कोड पूछ रहा है, कोड कौन सा होगा 36 का? तो क्या होगा? वो AC2 होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये कोड जो होता है AC2 होता है, AC2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? जी हाँ स्टूडेंट्स, जो पर्पज पूछा है थर्मल ओवर रिले का, किसमें? कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जो बहुत सारी रिले लगाई जाती हैं, लेकिन ये कह रहा है थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, सर्किट को चालू और बंद करता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करता है। ऑप्शन सी क्या है स्टूडेंट इसका? तो बी तो होगा ही नहीं, पृथ्वी दोष से रक्षा नहीं करेगा। समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी, मोटर को ओवर हीटिंग ओवरलोडिंग से बचाता है। तो ध्यान रखना, थर्मल, देखो थर्मल शब्द क्या है, किससे है भैया?
क्या भैया, थर्मल शब्द का मतलब हीट से है, ऊष्मा से, ठीक है ना, हीटिंग से शब्द खा रहा है थर्मल का। और ओवरलोड तुम जानते ही हो, मान लो अचानक लोड बढ़ जाए तो रिले कौन सी रिले हो जाती है, मान लो कोई मशीन है, ये मशीन पे अचानक ये इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट पे अचानक लोड बढ़ जाए, ठीक है ना, लोड की कंडीशन बढ़ जाए अचानक से, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें कौन सी ले बुक कर लेंगे आप, ये तो करोगे थर्मल ओवरलोड ले, इसका नाम से पता पड़ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस रिले का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए टाइमर, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाइमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइमर। टाइमर इज द राइट आंसर है। जी हाँ, जो नियंत्रण प्रणालियाँ होती हैं उसमें संचालन कौन नियंत्रित करता है, टाइमर नियंत्रित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चित्रित घटक का नाम क्या है। जी हाँ, ये जो एक्स का नाम है इसका नाम पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम। नंबर ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी डीसी बस, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी एसी मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी बस होती है, ये डीसी बस होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस ड्राइव में वी अपॉन एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, मतलब वोल्टेज अपॉन फोर्स को कांस्टेंट रखना क्यों आवश्यक है, जो कौन सा ड्राइव है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें, ऑप्शन बी न्यूनतम रोटर को धारा बनाए रखें, ऑप्शन सी मोटर की गति नियत बनाए रखें, ऑप्शन डी सभी गति पर रेटेड महत्वपूर्ण बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्पीड पर रेटेड बलागुड को बनाए रखने के लिए वी अपॉन एफ का अनुपात को क्या है, स्थिर रखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाई स्पीड ऑपरेशन में एसी ड्राइव क्यों अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कहता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, ऑप्शन बी निर्माण में मजबूती के लिए, ऑप्शन सी हल्की गेज बाइंडिंग होने के लिए, ऑप्शन डी कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसी ड्राइव, हाई स्पीड ऑपरेशन में एसी ड्राइव बेहतर क्यों है, वहाँ पे कोई ब्रश और कम्यूटेशन तो होता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, जी स्टूडेंट्स, ये कह रहा है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। पहले प्रेस ऑन करते हैं, फिर प्रेस ऑफ, फिर रिवर्स, फिर ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया किसी पैनल में और ड्राइव में प्रयोग करने वाली सबसे मेथड प्रणाली अच्छी होती है। ठीक है, पहले प्रेस किया जाता है, फिर ऑफ, फिर रिवर्स, फिर ऑन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सुनिए, बकलिंग, ध्रुवीकरण, स्थानीय क्रिया और डी अमलगम। जी हाँ स्टूडेंट बताइए। तो अमलगम तो होगा नहीं, आपको पता है, एमेलिगेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन के लिए। ठीक है ना, कौन सी कंडीशन होती है, पोलराइजेशन। जी हाँ, सेल को लोड करने के दौरान क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि धारा शक्ति गिर जाती है, शून्य हो जाती है, उसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। व्हाट इज दिस यूपीएस स्टूडेंट्स, यूपीएस क्या होता है, अनट्रप्टेड, पी फॉर पावर और एस फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स, सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। ये कह रहा है यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। ये ऑप्शन कह रहा है इन्वर्टर सर्किट में दोष है, और बी है बैटरी शॉर्ट सर्किट है, ऑप्शन नंबर सी मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, ऑप्शन डी बैटरी की एम्पियर क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी की जो एम्पियर हावर है क्षमता क्या है, पर्याप्त नहीं है। जो यूपीएस में कम बैकअप हो जाता है, तो बैकअप का मान है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी की एम्पियर हावर क्षमता उतनी पर्याप्त नहीं है यूपीएस के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ध्यान रखना, जो बैटरी की जो क्षमता होती है ना, बैटरी की क्षमता वो किस में नापते हैं, एम्पियर घंटा में नापते हैं, ए फॉर एम्पियर, एच फॉर आवर। अच्छा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में लेते हैं स्टूडेंट्स, किस में लेते हैं, केवीए में। किस में स्टूडेंट्स, केवीए में। दिखाओ आपने ट्रांसफार्मर लिखा हुआ रेटिंग में 25 केवीए, 33 केवीए, 11 केवीए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांस रेटिंग किस में लेते हैं, केवीए में, और बैटरी की एम्पियर
घंटा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल पावर जनरेशन पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन ए पवन शक्ति उत्पादन, ऑप्शन बी ज्वारी शक्ति उत्पादन, ऑप्शन सी सौर शक्ति उत्पादन, ऑप्शन डी ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को पता हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन सीरीज का स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी, जो थर्मल एनर्जी पावर जनरेशन होते हैं ये क्या है, पारंपरिक बिजली उत्पादन है। और नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, पवन है, ज्वारी है, सौर शक्ति उत्पादन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। जी स्टूडेंट, ये कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था में एक्स घटक का नाम दें। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है जो एक्स घटक ये दिख रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए पेनस्टॉक, ऑप्शन बी सर्ज टैंक, ऑप्शन सी वाल्व हाउस, ऑप्शन डी बिजली घर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर्ज टैंक। जी स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। इसमें क्या है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है और पानी की तीव्र गति से नीचे पेल टरबाइन पर डाला जाता है। और ये टरबाइन है ना, ये यहाँ पे टरबाइन है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये क्या है, टरबाइन। टरबाइन तीन यहाँ पे कोई हो सकती है, लेकिन पेल्टन टरबाइन ज़्यादा प्रयोग की जाती है। पेल्टन टरबाइन हाइड्रो पावर प्लांट में ये हाई हेड के लिए प्रयोग की जाती है। हाई हेड, हेड मतलब तुम जानते हो स्टूडेंट्स, जहाँ पानी बहुत ही ऊंचे सिरे से गिर रहा हो तो वहाँ पे पेल्टन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और ये पाइप है ना, पाइप दिख रही है आपको, ये पाइप को इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक का काम क्या होता है, पानी को ऊपर से नीचे की ओर ले जाना। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्ज टैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो एटॉमिक पावर रिएक्टर होते हैं उसमें नियंत्रण कंट्रोलिंग रॉड होती हैं, उन किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टंगस्टन तो होता नहीं है। और थोरियम आपको पता है ये एक यूरेनियम और थोरियम दोनों भाई भाई हैं भाई, और इनका नाभिकीय विखंडन में इनका प्रयोग किया था, ये भी नहीं होगा। और ग्रेफाइट, जी स्टूडेंट ग्रेफाइट तो होगा नहीं, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो कैडमियम की रॉड जो होती है उनकी छड़ों का प्रयोग किया था, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 8। ये कह रहा है किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। जी हाँ, जो एसी का जो ट्रांसमिशन होता है ना, एसी सप्लाई का, जैसे मान लो ये पोल है, यहाँ पे फेज चल रहे हैं, जो ट्रांसमिशन होता है इनका आगे बढ़ते चले जाते हैं या पावर जनरेशन के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, या पावर जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और ये आगे डेवलप हो जाता है। तो ये कह रहा है सार्वभौमिक रूप से अपना क्यों अपनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 फेज 4 तार, 2 फेज 3 तार, सिंगल फेज 2 तार, ऑप्शन डी 3 फेज 3 वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 फेज 3 वायर। जी हाँ, जो क्रमबद्ध योजना प्रणाली है ना, ये 3 फेज हैं, देखो आर जीरा, बाई जीरा, बी जीरा, 3 फेज हैं और क्या है, 3 ही तार हैं, ये मतलब 3 वायर हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 49 कहता है वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कह रहा है स्पार्किंग से बचने के लिए, ऑप्शन बी छरट से बचें, ऑप्शन सी ऑक्साइड बनाने से बचें, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव से बचें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पार्किंग से बचने के लिए। स्पार्किंग से बचने के लिए वाइंडर वायर गैप को बहुत पास रखा जाता है और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट रखा जाता है, किसके लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। जी हाँ, अभी मैंने बताया था जी आर बाई भी 3 फेज होते हैं जो ट्रांसमिशन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक अर्थ न्यूट्रल वायर ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, जो कि कोरोना इफेक्ट से बताता है, आकाशीय बिजली से बचाता है, ताकि इन पे ओवर करंट ना मतलब ओवरलोडिंग वोल्टेज होते हैं वो इन पे अवांछनीय वोल्टेज ना आए। ठीक है ना, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए कोरोना का नुकसान नगण्य, ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम है, ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है, आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज का ये। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप खुद बता सकते हो, इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। आप क्या वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप कर सकते हो। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, और स्टेप डाउन भी कर सकते हो। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, आप वोल्टेज को आसानी से घटा भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, किसमें, एसी पावर ट्रांसमिशन में। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है डीसी में क्यों नहीं कर सकते भाई। डीसी में आपको पता है डीसी में 2 वायर होते हैं। डीसी में कौन 2 वायर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
ठीक है। इनके लिए आपके लिए बहुत सारी अप्लायंसेस लगाने पड़ेंगे जगह जगह, ठीक है ना, और ख़र्चा भी बहुत आएगा इनिशियल, और फिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसे डीसी का ट्रांसमिशन किया नहीं जा सकता। बहुत सारे सोलर सेल और बहुत सारे बैटरीज का प्रयोग किया जाएगा समय समय जगह जगह आगे दूरी पे, तो इसे डीसी का प्रसारण नहीं किया सकता, एसी का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। और इसलिए क्वेश्चन 50 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को लगाइए और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जाकर अपना एग्ज़ाम खूब अच्छी तरीक़े से कीजिए। बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकायदा एनसीबीटी ने अपने नोटिस बोर्ड में आपने देख लिया भी होगा, 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से बच्चे इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।